क्या आपको तैरना आता है? अगर नहीं आता तो आज ही सीख लीजिए, क्योंकि जिस सिस्टम और सरकार के भरोसे आप जी रहे हैं वो आपको डूबते हुए देख सकता है। वो वीडियो बना सकता है लेकिन आपको बचाने नहीं आएगा। और इसीलिए आज आपको 27 साल के युवराज मेहता की कहानी सुननी होगी। नोएडा की कहानी। रात के घुप अंधेरे में 20-30 फीट गहरे, गंदे और ठंडे पानी में वो अपनी कार की छत पर खड़ा था। पैरों के नीचे गाड़ी जो है वो धीरे धीरे उसकी पानी में समा रही थी। ऐसा नहीं कि वो अकेला था, उसके सामने पुलिस थी, दमकल की टीम थी, एसडीआरएफ के जवान थे, उसके सामने उसका रोता हुआ पिता था। और ये लड़का रो रो कर, हाथ फैलाकर, चीख चीख कर अपील कर रहा था कि पापा मुझे जिंदा बचा लो, मुझे बचा लो, मुझे तैरना नहीं आता। लेकिन सामने खड़े लोग जिनके पास रेस्क्यू का सामान था, ट्रेनिंग थी और जिम्मेदारी थी, वो किनारे पर खड़े रहते हैं। पिता कहते हैं कि बेटे के चीख पर कहा गया प्रशासन के द्वारा कि पानी बहुत ठंडा है। कहीं पर कहा गया कि अंदर लोहे के सरिये हैं, हम जाएंगे तो हमारी जान पर बन जाएगी। तो किसी ने बहाना दिया कि कोहरा इतना घना है कि कुछ दिख नहीं रहा, कूदना जोखिम भरा है। अब आज आप कल्पना करके देखिए कि आपकी जिंदगी चंद मिनटों की मेहमान है। किसी भी पल मौत आपको गले लगा सकती है, आपकी सांसें जा सकती हैं, और सामने जो सिस्टम खड़ा है वो आपकी मौत का इंतजार कर रहा है। वो एक से बढ़कर एक बहाने दे रहा है। ये डराने वाला है। ये डराने वाला है कि हम ऐसे समाज में जी रहे हैं जहां पर एक जवान की जान से ज्यादा कीमत रेस्क्यू करने वालों की सुरक्षा और वर्दी गीले होने की लगती है। और इसीलिए हम आपसे कह रहे हैं कि अगर तैरना नहीं आता है तो सीख लीजिए। 16 जनवरी की मनहूस रात नोएडा के माथे पर जो कलंक लगा वो शायद कभी नहीं धुल पाएगा। दिल्ली एनसीआर घने कोहरे की सफेद चादर में लिपटा था। 27 साल का सॉफ्टवेयर इंजीनियर युवराज मेहता अपनी मारुति ग्रैंड विटारा एसयूवी से घर लौट रहा था। सेक्टर 150 नोएडा का एक रईस इलाका, जहां लोग करोड़ों रुपए खर्च करके सुकून और सुरक्षा की उम्मीद में बसते हैं। लेकिन उस रात वहां की सड़कों पर मौत का अंधेरा छाया था। जिस रास्ते से युवराज गुजर रहा था वहां एक खतरनाक तीखा मोड़ था। लेकिन भ्रष्टाचार और लापरवाही का आलम यह था कि ना तो कोई स्ट्रीट लाइट जल रही थी, ना कोई चेतावनी का बोर्ड था जो ये बता सके कि आगे मौत का कुआं है। कोहरे की धुंध में युवराज को सड़क का किनारा दिखाई नहीं पड़ा। उसकी कार जो है एक अंडर कंस्ट्रक्शन साइट की टूटी हुई बाउंड्री वॉल को पार करती हुई एक गहरे गड्ढे में गिर गई। ये गड्ढा भी कोई कुदरती झील नहीं था, बिल्डर के द्वारा खोदा गया एक बेसमेंट था जो सालों से बारिश और सीवर के पानी से लबालब भरा पड़ा था। सड़क किनारे मानो बिल्डर ने मौत का जाल बनाकर रखा था। कार पानी में गिरते ही कार डूबी नहीं, और यहीं से युवराज की जिंदगी और मौत के बीच का वो 90 मिनट का संघर्ष शुरू हुआ जो आज सिस्टम के मुंह पर कालिख पोंछ कर चला गया है। गाड़ी गिरने के बाद युवराज ने जिंदगी छोड़ी नहीं, हिम्मत नहीं हारी। वो खिड़की से निकलकर डूबती हुई कार की छत पर चढ़ गया। रात के 12:06 पर उसने अपने पिता राजकुमार मेहता को फोन किया और कहा, पापा बचा लो मुझे। पिता बदहवास होकर 10 मिनट के भीतर मौके पर पहुंचे। पुलिस को बुलाया, दमकल को बुलाया, सब आ गए। पीसीआर वैन आ गई, दमकल की गाड़ियां खड़ी थी। लेकिन इसके बाद जो कुछ हुआ वो किसी संवेदनशील इंसान की रूह कपाने वाला है। 1.5 घंटे तक, भाई साहब 1.5 घंटे तक युवराज पानी के भीतर खड़ा था, जिंदगी की भीख मांगता रहा। उसने मोबाइल की टॉर्च जला रखी थी जो शायद उस घुप अंधेरे में उसकी आखिरी उम्मीद की किरण थी। लेकिन किनारे पर खड़े पूरे सरकारी अमला सिर्फ संसाधनों की कमी और जोखिम का रोना रोता रहा। वो ट्रेन्ड लोग जिनकी ड्यूटी है, और ये ड्यूटी ऑप्शनल नहीं होती है, ये ड्यूटी कंपलसरी होती है। वो ट्रेन्ड लोग जिनके पास रस्सियां थी, लेकिन शायद नीयत कमजोर पड़ गई या खुद की जिंदगी के बारे में ज्यादा सोचने लगे, क्योंकि जो रस्सियां थी उनकी लंबाई थी और गड्ढा ऐसा नहीं कि 100 फीट गहरा गड्ढा था, 20-25 मीटर गड्ढा था। फायर ब्रिगेड के पास जो रस्सियां थी उनकी लंबाई शायद उतनी बड़ी नहीं थी, युवराज तक पहुंचने की नाकाफी थी। हालांकि गड्ढा 100 फीट का नहीं था, यह गड्ढा भी 20-25 फीट का था। लेकिन सवाल यहां पर यह होता है कि नोएडा कोई गांव नहीं है,
नोएडा कोई पिछड़ा इलाका नहीं है, नोएडा एक हाईटेक शहर है और एक हाईटेक शहर में आपातकालीन सेवा देने वालों के पास क्या 20-25 फीट लंबी रस्सी तक नहीं है? और अगर नहीं है तो हमें आपको सोचने की जरूरत है कि हम और आप नोएडा में कितने सुरक्षित हैं, या ये मान लिया जाए कि हमारी सुरक्षा जो है वाकई में राम भरोसे है। क्योंकि युवराज के साथ तो यही था, पिता किनारे पर खड़े होकर पुलिस वालों के पैर में गिरता रहा, मिन्नत करता रहा, रोता रहा, हाथ पांव जोड़ता रहा, लेकिन वर्दीधारियों ने पानी की गहराई और सरियों का हवाला देकर कूदने से मना कर दिया। अधिकारियों ने लॉजिक दिया कि देखिए सर, विजिबिलिटी जीरो, पानी में सरिया हो सकता, हम कैसे कूदेंगे, इट्स नॉट सेफ फॉर अस। और एक बाप जिसका बेटा उससे मौत से बचाने की भीख मांग रहा है, वो तड़प तड़प कर इनके हाथ पांव जोड़ता रहा और उस बाप के सामने उस बेटे की मौत हो गई। सबको दिख रहा था वो मोबाइल फोन जो युवराज ने पकड़ा था ताकि पता लगे वो कहां पर खड़ा है। 1.5 घंटा उसने इंतजार किया। 1.5 घंटे के बाद उसकी कार जो पानी में समा गई। वो चिल्ला रहा था पहले से कि मुझे तैरना नहीं आता, और जब वो पानी में समाया तो जो मोबाइल की रोशनी थी वो भी बुझ गई, और जब वो बुझी तो मोबाइल के टॉर्च का बुझना सिर्फ लाइट का बंद होना नहीं था, वो उस पिता की उम्मीदों का बुझना था जो किनारे पर खड़ा होकर तड़प रहा था। शर्म आनी चाहिए, धिक्कार है। हालांकि इस अंधेरे में अगर किसी ने इंसान होने का थोड़ा बहुत भी फर्ज निभाया तो वो वहां से गुजर रहा एक डिलीवरी बॉय, मुनिंदर उसका नाम था। उसने वर्दीधारियों की तरह बहाने नहीं बनाए, अपनी जान जोखिम में डालकर ठंडे पानी में छलांग लगाई। युवराज तक पहुंचने की कोशिश की, लेकिन गड्ढे की गहराई और अंधेरे ने उसे हरा दिया। अब सोचने वाली बात यह है कि एक आम आदमी जिसके पास कोई ट्रेनिंग नहीं थी, जिसके पास इक्विपमेंट्स नहीं थे, वो किसी को डूबते हुए देखकर अपनी जान छोड़कर उसकी जान बचाने चला गया। लेकिन जिनके पास ट्रेनिंग थी वो तमाशबीन बने रहे, मौत का तमाशा देखते रहे। 90 मिनट तक वो तमाशा देखते रहे। युवराज के डूबने के बाद जो हुआ वो हमारे सिस्टम का सबसे क्रूर मजाक था। जब युवराज जिंदा था, हाथ फैलाकर मदद मांग रहा था, तब प्रशासन के पास ना नाव थी, ना लंबी रस्सी, ना गोताखोर। लेकिन जब मर गया तो सिस्टम में बिजली दौड़ गई। गाजियाबाद से एनडीआरएफ की टीम आ गई, बड़ी बड़ी क्रेन आ गई, गोताखोरों की फौज उतार दी गई, और जो तत्परता लाश निकालने में लगाई गई, ये सोचकर घिन आती है कि अगर वही तत्परता या उसका आधा जान बचाने में लगाया जाता तो शायद आज युवराज जिंदा होता। ये जो विडंबना है, विरोधाभास है, यही इस घटना की सबसे कड़वी सच्चाई है। और सच यही है कि हमारा सिस्टम जो है वो लाश बरामद करने में एक्सपर्ट है, जान बचाने में नहीं। सुबह 4 बजे उसकी लाश को निकाल दिया गया, लेकिन रात को 12:30 बजे उसकी जिंदगी नहीं बचाई जा सकी। सुबह 4 बजे जब उसकी लाश निकली, पोस्टमार्टम कराया गया। पोस्टमार्टम वही था जो दुनिया सबने देखा था। उसके फेफड़ों में गंदा पानी, कीचड़ भर गया था, जिससे मौत हो गई। लेकिन युवराज की मौत कोई साधारण दुर्घटना नहीं है, सिस्टम द्वारा की गई हत्या है। वो सिस्टम जिसके तार भ्रष्टाचार से भी जुड़े हैं। इस जांच में सामने आया कि जिस जमीन पर यह हादसा हुआ वहां लोटस ग्रीन प्रोजेक्ट का हिस्सा था। यह जमीन आवंटन से पहले सीबीआई जांच के दायरे में है। बिल्डर अथॉरिटी के बीच में खींचतान में भ्रष्टाचार के चलते वहां काम ठप पड़ा है, लेकिन बिल्डर ने उस मौत के गड्ढे को भरने या उसे घेराबंदी करने की जरूरत नहीं समझी। और आसपास के लोग कहते हैं कि साहब ये पहली घटना थोड़ी है, इससे पहले भी हादसे हुए, लेकिन प्रशासन ने आंखों पर पट्टी बांध रखी है। आज युवराज की मौत उस लापरवाही का नतीजा है जहां बिल्डर नियम तोड़ते हैं और अधिकारी रिश्वत खाकर खामोश रहते हैं, और उसकी कीमत एक आम आदमी को अपनी जान देकर चुकानी पड़ती है। आज युवराज हमारे बीच नहीं है, लेकिन सेक्टर 150 का वो तालाब, वो सिस्टम की नाकामी ये सवाल पूछ रही है। और ये घटना हर उस इंसान के लिए चेतावनी है जिसे लगता है कि महंगी गाड़ी, एक पॉर्श इलाका उसे सुरक्षा दे सकता है। क्योंकि युवराज के पास सब कुछ था, एक अच्छी नौकरी, एक अच्छी गाड़ी, एक अच्छा घर, और ये सब एक शानदार खूबसूरत शहर में। लेकिन उस खूबसूरत शहर में ही जो खोखलापन था उसने आज सिस्टम के माथे पर कालिक पोती, लेकिन एक बाप को जीवन भर का दुख और एक नौजवान की जिंदगी को छीन लिया। यह हादसा हमें बताता है कि सड़क पर खुदा हर गड्ढा, बिना लाइट वाली हर सड़क मौत की आहट है। इसलिए अगली बार जब आप रात के अंधेरे में घर से निकले तो याद रखिएगा कि आपकी सुरक्षा साहब सिर्फ आपके हाथों में है।
क्योंकि अगर आप गलती से सिस्टम से उम्मीद लगाए बैठे हैं तो उनके पास, याद रखिएगा, मुर्दों को निकालने के लिए क्रेन होगी, लेकिन जिंदा इंसान को बचाने के लिए रस्सी छोटी है। युवराज की वो आखिरी चीखें, बुझती हुई टॉर्च की रोशनी, हमें तब तक नहीं सोने देनी चाहिए जब तक हम इस लाचार व्यवस्था को बदलने के लिए आवाज नहीं उठा सकते। वरना आज युवराज था, कल को शायद कोई आपका अपना होगा, या ऐसा भी हो सकता है कि कल आप खुद हो। सोचेगा सर।